हाँ। अभी सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। पूरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, चलो। यस मैम। हाँ ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पूरे आयुर्वेद का बेस है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चिकित्सा या स्वास्थ्य हम लोग अग्नि से ही मानते हैं। ठीक है, अग्नि क्या है, अभी जो हम आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को बताते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन, क्योंकि आप सब 10+2 करके आए हुए रहते हो, तो कंफ्यूजन रहता है कि अग्नि हमने तो बायो में जो है वो डाइजेशन पढ़ा, और अभी ये अग्नि, और एक नहीं 13 तरह की अग्नि, और इसका हेल्थ से, क्योंकि अभी 10+2 में डाइजेशन मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और उससे पूरी बॉडी बनती है, ये तो हमने बायो में भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अग्नि पे बेस है। ठीक है, तो अभी हम लोग, और अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, उसमें और हमारे यहाँ आयुर्वेद में सभी बीमारियां जो है रोगा सर्वे पे मंदग्न्यो, अग्नि मंद होगी तो सारी बीमारियां बनती है, ये बेसिक है। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न मेडिकल साइंस में हम क्या मतलब जितना भी अभी तक आपने समझा, क्या समझा, बीमारियां कैसे बनती हैं? कोई एक अनम्यूट करके बोलिए। मैम अगर अग्नि पॉज। सही नहीं रहेगी। हाँ, गुड डिजीजेस। आफ्टरनून। हाँ हाँ, मैम बोल रहे थे कि अगर अग्नि सही नहीं रहेगी तो हमारा डाइजेशन सही से नहीं होगा। नहीं नहीं, और वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से डिजीजेस का कॉज क्या बताते हैं, मतलब क्या आपको अभी क्या समझ है? डिजीजेस का कॉज क्या है? वायरस से, मैम बैक्टीरिया से? कंटामिनेटेड। मैम हाँ, मतलब कंटामिनेटेड कुछ फूड एंड इन्फेक्टिव वाटर। डिजीजेज है, कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेज है। ठीक है, चाहे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, चाहे हार्मोन की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, ऐसे करके डिजीजेस का कॉज बताया गया है। हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी होना या बाहर से किसी चीज का अटैक होना इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, वो डिजीजेस का कॉज है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में बहुत तरह के प्रकार बताए गए, लेकिन जो बेस है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होना है, अग्नि मंद होना है। लेकिन अभी आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब आयुर्वेद में आज से 20-25 साल पहले, मतलब जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे, तब हमें भी आश्चर्य होता था कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस में तो सारे डिजीजेस को बैक्टीरिया वायरस से माना जाता है, और आयुर्वेद में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमें आश्चर्य होता था कि ये क्या सच है, अग्नि मंद होने से कैसे कोई बीमारी होगी, जबकि वेस्टर्न मेडिकल साइंस बोलता है कि बैक्टीरिया वायरस डेफिशिएंसी इन सबसे डिजीजेस होती हैं। लेकिन आपको अब जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ इस 20-25 साल के अंतर में वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मानने लगा है कि ज्यादातर डिजीजेस जो हैं, या ज्यादातर क्या, लगभग सारी डिजीजेस, चाहे वो आपके मीन्स फिजिकल, मीन्स जो बॉडी की डिजीजेस है, मतलब आपका बॉडी एंड माइंड दोनों, जैसे जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी है, या इवन जो ऑटो इम्यून डिजीजेस भी है, अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस ये मानता है। वरना इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीजेस का कॉजेस क्या बोलता है वेस्टर्न मेडिकल साइंस, कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही सिस्टम को पहचान नहीं पा रही और अपने ही सिस्टम की सेल्स को खा रही है, अपने ही खिलाफ इम्यून हो गई है, उसके लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ही फिर लो डाउन किया जाता है, जिससे और फर्दर डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो उनका कॉजेज अभी तक वेस्टर्न मेडिकल साइंस में कुछ नोन प्रूवन नहीं था, लेकिन अब वेस्टर्न मेडिकल साइंस में भी जो रिसर्चेस हो रही हैं, इस 20-25 साल के ही टाइम पीरियड के अंदर की बात बता रही हूँ, उसमें वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी अब ये मानने लगा है कि हमारी बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे गट से रेगुलेट होते हैं, जिसमें कुछ टर्म्स जो मैंने पिछले क्लास में बोले थे कि लीकी गट सिंड्रोम, गट डिसबायोसिस, ये सारे टर्म्स, अनहेल्दी गट माइक्रोबायोटा, ये सारे टर्म्स अभी
वेस्टर्न वर्ल्ड मेडिकल साइंस में भी अभी ट्रेंड में है, ठीक है। तो हमारा पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये जो अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस में जो अभी इतना चेंज आया है कि डिजीजेस को वायरस, बैक्टीरिया, ये सब से रिलेटेड जब मानते थे, और अभी जो चेंजेस जो आ रहे हैं उन सब के बीच में हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कोई चेंज आया है? क्योंकि 20-25 साल के ही अंतर पे उनका जो डिजीज का कॉन्सेप्ट था कि कैसे पैदा होता है, काफी कुछ बदला है। लेकिन हमारी साइंस की जो हिस्ट्री है वो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है और उसके बाद अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस में क्या चेंजेस हुए हैं डिजीज की पैथोलॉजी को लेके, वो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके साइंस में जो बातें कही गई थी घूम फिर के पूरी दुनिया में जो भी मेडिकल सिस्टम चल रहा है उसका सिद्धांत हमारे आयुर्वेद के ही सिद्धांत पे आके फिर से लग गया है, जहां हमने अग्नि के उचित व्यापार को हेल्थ माना था कि अगर आपकी अग्नि अच्छे से काम कर रही है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर अग्नि मंद हुई तो डिजीज होगा, ठीक है। हमारे दिमाग में हेल्दी डाइट को लेकर जब क्वेश्चन उठता है तो हेल्दी डाइट से हम कहते हैं कि हेल्दी डाइट लेना चाहिए, तो कुछ ऐसी ही पिक्चर आती है कि जितना हम हेल्दी डाइट मतलब पिज्जा बर्गर ये नहीं खाके हमें फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने चाहिए, यही हेल्दी डाइट है। सबके दिमाग में यही नॉर्मल क्वेश्चन रहता, मतलब यही नॉर्मल पिक्चर रहती है। लेकिन क्या सिर्फ हेल्दी डाइट ही हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है? वेस्टर्न मेडिकल साइंस तो यही बोलता है ना कि आपकी डाइट में इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना फैट रहना चाहिए, इतनी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आप अनहेल्दी फैट्स, शुगर्स छोड़ दीजिए तो आपका डाइट हेल्दी होगा। लेकिन कोई अनम्यूट करके बताइए, क्या सिर्फ इतना ही हेल्दी डाइट लेना ही हमारी हेल्थ की गारंटी है? नो मैम, हेल्दी डाइट के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए दिनचर्या। ठीक है, अगर हेल्दी डाइट के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, क्या हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल हमारे हेल्थ की गारंटी है? नो मैम, मेंटली भी हमें अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैम मेंटली भी हमें हेल्थ के लिए रहने के लिए बहुत ठीक है, हम जरूरी है। मेंटली भी हेल्थ है, ठीक है, हमारा डाइट भी अच्छा, हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा, हम मेंटली भी अच्छे, तो ये तीन फैक्टर। एनवायरमेंट में हम्म मैम, एनवायरमेंट जो जिस जगह हम रह रहे हैं वो भी हेल्दी रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट है जिससे हमारा ध्यान बस हेल्दी खाओ खाओ पे हमारा ध्यान रहता है, यही ध्यान रहता है, हेल्दी फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, बट इट इज नॉट ओनली सफिशिएंट फॉर गुड हेल्थ। तो नेक्स्ट क्या, आपका डाइट जितना इंपॉर्टेंट है, डाइट जितना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है उस न्यूट्रिशियस डाइट का डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। क्यों है कि नहीं इंपॉर्टेंट? सिर्फ आप न्यूट्रिशियस डाइट लें और उसका ना आपका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, और डाइजेशन के बाद जो एसिमिलेशन होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो चाहे आप कितनी भी न्यूट्रिशियस डाइट ले, उसका आपकी बॉडी को बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे आयुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस में हेल्थ के लिए बस डाइट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, या इतना पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इतना परसेंटेज कैलोरी, सारा न्यूट्रिशन और सारा हेल्थ जो है वो कैलोरी के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने उसको अग्नि पे बेस माना है, और अग्नि ही जो है वो हमारे जो सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए, मतलब न्यूट्रिशन के लिए ही नहीं, जो हम आहार लेते हैं, ये हमारे आयुर्वेद की ही ब्यूटी है कि हमारे फूड को जब उस पे अग्नि का काम होता है, जब प्रॉपर डाइजेशन होता है, तो सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ये हमारे ही आयुर्वेद का है कि जो भी फूड हम लेते हैं उससे आपकी धातुओं को तो न्यूट्रिशन मिलता ही है, उसके अलावा आपका ओज, जिसको आप मतलब मैं ट्रांसलेशन नहीं करना चाहती, बट आप उसके सिमिलर, मतलब आपका जो इम्यूनिटी है वो ओज का एक पार्ट है, आप ऐसा समझ सकते हो। ओज इज इक्वल टू इम्यूनिटी ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी जिस वेस्टर्न मेडिकल साइंस में जिसे हम समझते हैं वो आपके ओज के अंदर में आती है, ठीक है।
और उसके साथ साथ आपका जो डाइजेशन हो रहा है, जो भी आप फूड ले रहे हैं, वो आपके बल और वर्ण, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न मेडिकल साइंस में नहीं है कि आपका कॉम्प्लेक्शन, आप क्या डाइट ले रहे हो, उसका कैसा डाइजेशन हो रहा है, उससे आपके कॉम्प्लेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। ये आयुर्वेद का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। आप जाके अग्नि के कर्म का श्लोक देखेंगे तो आपको वहां पे अग्नि के कर्म जो है उसमें बल वर्ण आदि क्रियाएं अग्नि की बताई गई हैं, और अग्नि का जो हमारे शरीर में कर्म है वो डाइजेशन के साथ में, उसके साथ इतना एक्स्ट्रा कुछ बताया गया है। ये है आपकी आयु, आपके डाइजेशन, मतलब अब आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं तो आपको इतने डायमेंशंस एक्स्ट्रा जानने को मिल रहे हैं, जितना आप वेस्टर्न मेडिकल साइंस में समझते थे कि हमारा डाइजेशन जो है वो सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन से, डाइजेशन और न्यूट्रिशन हम यही समझते हैं ना कि डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारा न्यूट्रिशन बॉडी का अच्छा होगा, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आपका एज, आपका वर्ण, आपका स्वास्थ्य, आपका उत्साह, मतलब मेंटल फैक्टर भी आपके, आपका उपचय मतलब बॉडी की जो डेली डेली जो बॉडी में नई चीजें, सिंथेसिस का जो एक्शन हो रहा है, एनाबॉलिज्म जो हो रहा है, वो भी आपके अग्नि पे डिपेंड करता है। प्रभा, सिर्फ वर्ण नहीं, सोचिए आयुर्वेद की ब्यूटी है, कितने शेड्स ऑफ कर्म आपको आपके डाइजेशन के बता रहे हैं कि आपका वर्ण, किसी का वर्ण बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसकी प्रभा खराब हो सकती है। मतलब वर्ण एंड प्रभा बोथ आर डिफरेंट। वर्ण मीन्स कलर, प्रभा मीन्स लश्कर। तो मीन्स सोचिए कि कितनी यूनिक बात है कि आज जब पूरी दुनिया ये सीरम लगाओ, ये क्रीम लगाओ, कोई इंटरनल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर आप इस चीज से भी, किसी का वर्ण एंड मतलब कॉम्प्लेक्शन एंड किसी का ग्लो आपके डाइजेशन पे डिपेंड करता है। ये बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, ये आपका काम है बताना। दुनिया सीरम क्रीम बना रही है, हम भी उसमें एक आयुर्वेदिक हर्बल इंग्रेडिएंट डाल के बना दे, दैट इज नॉट आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब ये है कि आप बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर, बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, आप दुनिया को ये बताएं कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, आपका जो ग्लो है, वो आपके डाइजेशन पे। वो दुनिया का कोई भी सीरम लगा ले, कोई भी क्रीम लगा ले, कोई भी फेशियल करवा ले, लेकिन अगर उसका डाइजेशन, उसका अग्नि सही नहीं, और अग्नि भी एक नहीं, कितनी तरह की अग्नि होती है? 13 मैम, यस। 13 मैम। हाँ, अगर हमारी अग्नि नहीं सही है तो हमारा सिर्फ हेल्थ नहीं, मतलब फिजिकल हेल्थ में भी जो अलग अलग शेड्स हैं वो भी डिपेंड करता है हमारे डाइजेशन पे। ओज तो ठीक है, हम जानते ही हैं। तो ये आयुर्वेद का ब्यूटी है। और बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर आप लोग को अब आपकी प्रॉपर डाइजेशन के इफेक्ट क्या होते हैं आपको ये अग्नि के कर्म से, ये श्लोक शायद क्रिया में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अग्नि के कर्म। यस मैम। हाँ, तो ये आपके दिमाग में अब रहना चाहिए कि अग्नि से सिर्फ डाइजेशन, और डाइजेशन से बस न्यूट्रिशन नहीं, आयुर्वेद में अग्नि का कर्म जो है वो और भी कई शेड्स में बताया गया है, ठीक है। अब बात आती है हेल्थ की। तो जैसा अभी देखिए, आपको ये जो हम लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, इसमें जो आपका विजन है वो चेंज करने की बात की जा रही है कि अभी तक आपका जो विजन है वो एक बस पिन पॉइंटेड, जैसा भी वेस्टर्न मेडिकल साइंस, अभी जस्ट आप 10+2 साइंस के स्टूडेंट थे, और जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस से जो नॉलेज सोसाइटी में फैला हुआ है उतना ही आपका नॉलेज है। लेकिन आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट है उनका कितना वाइड स्कोप है ये अभी आपको समझने को मिलेगा। ये टर्म्स आप लोग क्रिया में पढ़े होंगे, आहार विधि विधान, आहार विधि विशेषायतन एक्सेट्रा, पढ़ा है क्रिया में? अभी नहीं यस मैम, पढ़ा है ना? हाँ, यस मैम। यस। तो देखिए, बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर, ये आपके फ्यूचर के लिए भी जानने के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए, बाद के लिए भी जरूरी है। और अभी भी आपको वो माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करने के लिए जरूरी है कि जो एक डिप्रेसिव माइंडसेट रहता है कि आयुर्वेद से हम क्या कर सकते हैं, ये जो अभी कॉन्सेप्ट अग्नि का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये डिजीज ट्रीटमेंट तो करेगा ही, साथ में स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षणम का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी
उसमें भी ये कैसे हम अपने आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या उन कॉन्सेप्ट्स का जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है ना। आहार विधि विधान, आहार विधि विशेषायतन आप लोग ने एग्जाम के हिसाब से पढ़ा होगा अभी, लेकिन आप ये समझिए कि हेल्थ जो है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस, हेल्थ का जो भी डेफिनेशन, या हेल्थ का मतलब यही समझा जाता है। अभी कोविड के टाइम में सब हेल्दी रहना चाहते थे, तो सब यही, कौन सा टैबलेट खा लें, कौन सा फ्रूट खा लें, कौन सा एक्सरसाइज कर लें जिससे हम हेल्दी रहें। तो क्या वो कॉन्सेप्ट अपने आप में कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है, क्योंकि हेल्थ जो है वो आपके 4 डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। एक तो आपका आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप न्यूट्रिशियस डाइट, जो पूरी दुनिया न्यूट्रिशन के पीछे, रॉ ऑर्गेनिक, ठीक है, उसके पीछे है, वो भी कॉन्सेप्ट बहुत सही नहीं है। जो रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स जो खाना, उसके भी अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो लोग रॉ वेजिटेबल्स इज वेरी हेल्दी, स्प्राउट्स आर वेरी हेल्दी करके जो खाते हैं, क्या वो आयुर्वेद की दृष्टि से सही है? आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है जो रॉ वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स जो खाए जाते हैं, वो आयुर्वेद के हिसाब से, अगर आपसे कोई पूछे, भाई अभी आप भी स्टूडेंट हो, आप भी पढ़ रहे हो, तो लोगों को ये लगता होगा कि आपको, अभी तो डॉक्टर बन गए, तो छोटी छोटी सलाहें तो लोग आपसे मांग ही सकते हैं। तो रॉ वेजिटेबल खाना हमारे लिए कितना अच्छा है, सैलेड्स एंड स्प्राउट्स कितने हेल्दी हैं। मैम आयुर्वेद में सैलेड का यूज नहीं बताया गया है, मतलब आयुर्वेद में सैलेड का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? मैम बहुत ज्यादा मतलब रॉ खाएंगे तो क्या होगा? मैम मैम उससे वात की वृद्धि होगी, रुक्षता आएगी। की भी हाँ, वृद्धि हो जाएगी। वात की वृद्धि से पहले और क्या हो जाएगा? डाइजेशन सही नहीं होगा, आम बनेगा। रॉ जो है वो गुरु होता गुरु है है ना। अग्नि संस्कार होने के बाद आपका जो भी आहार है वो लघु हो जाता है, अग्नि पे उसका कम इफेक्ट पड़ता है, मतलब अग्नि पे उस लोड ज्यादा नहीं पड़ता है, आहार पाचन अग्नि संयोग के बाद आसान हो जाता है। तो बहुत ज्यादा रॉ खाना भी आपकी अग्नि को विकृत करता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा रॉ आयुर्वेद में एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो जो आपका हेल्थ है वो सिर्फ आहार पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक फैक्टर है, उसका एक पार्ट हो सकता है। अग्नि, अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन बहुत जरूरी है, आप कितना भी न्यूट्रिशियस खाएं, लेकिन अगर उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। ये आयुर्वेद की ही ब्यूटी है। इसके अलावा ये 2 कॉन्सेप्ट के बारे में तो लोगों को बहुत ही कम नॉलेज है, और ये बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये लोगों को बताएं कि आयुर्वेद में सिर्फ न्यूट्रिशियस डाइट और उसका प्रॉपर डाइजेशन होना, ये हमारी हेल्थ के लिए जितना जरूरी है, उसके साथ साथ आप कितना भी न्यूट्रिशियस डाइट लें, आपकी अग्नि कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप आयुर्वेद के अनुसार बताए गए विधि विधान से अगर भोजन नहीं कर रहे हैं, तो वो कितना भी न्यूट्रिशियस डाइट हो, कितनी भी अच्छी आपकी अग्नि हो, उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और आहार विधि विशेषायतन जो है वो कैसा फूड किसको लेना है, किसके लिए क्या, जिसको हम आज कस्टमाइजेशन कहते हैं, कि कस्टमाइज आज सब कोई, एक एक पार्टी, एक एक ऑफिस, घर, सब कस्टमाइज होता है, लेकिन फूड में भी हम कस्टमाइज करते हैं, ये थीम वो थीम, लेकिन हेल्थ के लिए क्या कस्टमाइजेशन है, इसके बारे में कभी किसी ने सुना है? हेल्दी डाइट आपके हिसाब से, फूड कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कंडीशन, देश काल स्थिति अग्नि, इसके हिसाब से फूड कस्टमाइजेशन का कहीं कॉन्सेप्ट सुना है इसके अलावा? मैम आयुर्वेदा में सिर्फ दिनचर्या में सुना। हाँ, वही कह रही हूँ कि ये आयुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है। आप चाहे कितने डाइटिशियन, आजकल तो सब, मतलब कितने हाई पेड डाइटिशियंस के बारे में आपने सुना होगा, तो चाहे कितने भी हाई पेड डाइटिशियन हो, वो कॉन्सेप्ट उनके हर 10 साल में बदलते रहते हैं। अभी जब इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऑटोफेगी के बारे में सुना है ना? इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है?
Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना। अभी Yes, ये ma'am. बहुत ट्रेंडिंग टर्म है 2 साल से लगभग, जब से इस कॉन्सेप्ट पे नोबेल प्राइज मिला। ये नोबेल प्राइज क्यों मिला ऑटोफेगी पे या इंटरमिटेंट फास्टिंग में, इसकी कहानी पता है, मालूम है? नहीं नहीं मालूम है तो फटाफट बोलिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे ना। यही तो बताना है कि हम अपनी चीजों को, No, ma'am. हाँ No, ठीक। ma'am. इंटरमिट आप अभी आज से 3 साल पहले भी अगर किसी की बातें सुनते होंगे, डाइट, कोई डाइटिशियन के पास गया या कोई डाइटिंग कर रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहना है, स्मॉल मील्स लो, बार बार खाओ, ऐसा सुना होगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट Yes, अभी ma'am. जो है, यस अभी जो है पूरे डाइट वर्ल्ड में अभी 2 साल से बहुत मतलब अपसाइड डाउन चेंज आ गया कि अब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करने लगे। और ये पूरा जो चेंज है, ये एक नोबेल प्राइज मिला जापान के एक साइंटिस्ट को, जिसने इस कॉन्सेप्ट पे रिसर्च किया कि अगर हम बहुत लंबे टाइम तक मतलब 12 से 14 घंटे का फास्टिंग करते हैं, तो जब हम फास्टिंग करते हैं अपने गट को जब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मतलब फूड नहीं ले रहे हैं, तो हमारी जो गट है, हमारी जो बॉडी है, वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को मतलब सेलुलर लेवल पे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, सेल खुद उसको डाइजेस्ट करना शुरू करती है, जिसको ऑटोफेगी, फेगी मीन्स खाना, ऑटो मीन्स खुद को। तो जो खुद के टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी की सेल, जब हम फास्टिंग फेज में रहते हैं तो अपने ही टॉक्सिन्स को जो हार्मफुल है उस सेल के लिए, उसको खाना शुरू कर देती है। तो ये रिसर्च उन्होंने लगभग इसके लिए 20-25 साल से वो काम कर रहे थे, और सेलुलर लेवल पे बहुत सारे एंजाइम्स उन्होंने सर्च किए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यही था कि जब हम 12-14 घंटे नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, जिसे ऑटोफेगी कहते हैं। और जो इतना लंबा जो फास्टिंग जो रखा जा रहा है, उस प्रोसेस को उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा, और इस पे उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये कॉन्सेप्ट जब मतलब नोबेल प्राइज मिला तो ये सब तरफ फैला। तो जो डाइटिशियंस का 2-2 घंटे पे खिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो सबको एडवाइस दिया जाए 2-2 घंटे पे खाओ, शॉर्ट मील्स लो, थोड़ा थोड़ा खाओ, तो ये तो हम लोग तब भी कहते थे कि थोड़ा थोड़ा, जो अभी खाया और अभी वो पूरा पाचन भी नहीं हुआ, फिर आपने मील ले लिया तो क्या हुआ, आपका आहार का पूरा पाक हुआ नहीं है, वो आम अवस्था में ही आपने फिर से उस पर डाल दिया, तो वो बॉडी में आम का लोड बढ़ाता है। लेकिन तब दुनिया ये मानने को तैयार नहीं थी, तब हम आयुर्वेद वालों को ही बेवकूफ कहा जाता था। लेकिन जब वो जापानीज साइंटिस्ट ने जब ये खोजा कि जो बार बार हम लोग मंचिंग करते हैं उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिक लोड बढ़ता है, और उस लोड को कम करने के लिए अगर हम एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं जो 12 से 14 से 16 घंटे तक अगर वो हुआ, तो हमारी बॉडी में सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस शुरू होता है, जिसको ऑटोफेगी कहते हैं। तो आप ये बताइए, ये प्रोसेस जो है हमारे आयुर्वेद के किस कॉन्सेप्ट जैसा लगता है? हम वो नहीं कहेंगे कि उसने लंघन किया, क्योंकि हमारे लंघन, सॉरी मैंने आंसर खुद ही बता दिया, ये जो प्रोसेस है लंघन जैसा नहीं है जो हमारे आचार्यों ने बताया है। Yes, ma'am. ma'am. वही बोल- लेकिन ये वही बताइए, बोल- हमारे आचार्यों ने लंघन, इन्होंने, ये जो जापानीज साइंटिस्ट है, इन्होंने लंघन का कौन सा प्रकार पे स्टडी किया, क्या आप बता सकते हैं? लंघन इज, इसमें कौन सा लंघन इन्होंने यूज किया? लंघन के कितने टाइप होते हैं, पढ़ा है अभी आप 2 लोगों मैम, ने? Ma'am, संतर्पण और अपतर्पण। हाँ जिसमें ठीक है, अब तर्पण, लेकिन शायद अभी आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा जहाँ ma'am, पे इतना आपको, डिटेल नहीं पढ़ा। हाँ कोई बात नहीं, ये जस्ट आप लोग समझिए कि जो अपतर्पण है, ये अपतर्पण का ही, लंघन जो है अपतर्पण का एक भेद है। और आयुर्वेद में इन्होंने इसको, जो इन्होंने किया, जिस मेथड पे इन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, दैट वाज व्हाट, जो हमारे यहाँ आमतौर पे मम्मी लोग, नानी लोग को करते हुए आप लोगों ने सुना होगा, क्या था वो? उपवास, है ना, उपवास। लेकिन अभी उपवास का वो जो उपवास का जो स्वरूप है अभी वो वाला नहीं है कि उपवास है तो उस दिन और हैवी डाइट लेना है, उस दिन मूंगफली भूनना है, आलू भून के खाना है, सिंघाड़े का हलवा लेना है, ऑल दीज डाइट्स आर वेरी हैवी। ये रियल उपवास का भी रूप नहीं है। उपवास का वो रूप है कि आप लघु आहार लें, सिर्फ जल पे रहें, या बिना जल के भी निर्जला जो व्रत रहते हैं। तो ये जो जापानीज साइंटिस्ट ने जिस मेथड को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा, वो हमारे आयुर्वेद के उपवास से प्रेरित है।
और उपवास जो है वो लंघन, हमारे यहाँ 10 तरह के लंघन, मतलब अपतर्पण अगर आपको किसी का करना है तो वो भी 10 टाइप का है, जिसमें उपवास एक प्रकार है। तो आप ये सोचो, हमारे यहाँ आचार्यों ने तो सबसे पहले किसी भी व्याधि की चिकित्सा में सबसे पहले लंघन चिकित्सा ही बताई है। उसमें आपको लघु अन्न लेना है, जो जिस चीज पे इस साइंटिस्ट ने स्टडी किया। तो आप ये सोचो कि हमारे एक मेथड, अब हम बाद में हल्ला मचाएं कि अरे ये तो हमारा है, हल्ला मचाने से नहीं होता है, उस पे काम करने से होता है। कितने लोग अपने पेशेंट को जब दवाई देते हैं तो लंघन चिकित्सा बताते हैं कि आप खाने में मूंग की दाल लीजिए, या आप थोड़ा उपवास करिए, आप उबाल के किया ठंडा किया हुआ पानी पीजिए। हम नहीं बताते, हम वेस्टर्न मेडिकल साइंस वालों की नकल, कोविड में भी यही हुआ। कोविड में ज्वर आ रहा है, फीवर आ रहा है, लेकिन पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो खूब फ्रूट खाओ, खूब दूध लो, खूब पनीर खाओ, क्या ये सब सही था? आप आयुर्वेद के हिसाब से सोचे तो फ्रूट, दही, पनीर, ये सब कैसे गुण में कैसे हैं? लघु है, गुरु है, यस गुरु है। तो हमारे यहाँ जो चिकित्सा बोली गई है, किसी भी व्याधि में सबसे पहले लंघन करना है। तो और अभी क्योंकि ऑटोफेगी और फास्टिंग के महत्व को पूरी दुनिया ने समझा कि भाई हम जितना लाइट डाइट लेंगे या हम अगर फास्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग स्टार्ट होगी। तो क्या ये जो कोविड के समय में दूध खूब पिया, खूब पनीर खाया, खूब रॉ फ्रूट्स खाए, तो उससे बॉडी में कुछ फायदा हुआ होगा कि और टॉक्सिन बने होंगे? टॉक्सिन बने होंगे, अग्निमंद होंगे, यस। तो उसके बाद जो इतने डिजीज कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, कोविड के बाद कितनों को डायबिटीज हो गई, कितनों को थायराइड हो गया, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, कितनों को कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गई। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय ये गलत आहार विहार हुआ, ये उसका नतीजा था? 100% हम ये क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटीज आर देयर, क्योंकि हमारी साइंस तो हमेशा से ये कहती थी। ठीक है, तो घुमा फिरा के या पूरी बात अगर मैं अभी तक की बात को नटशेल में कहना चाहूं, तो हमारे लंघन मींस अग्नि का इंपॉर्टेंस कितना है आपकी बॉडी में, कि अगर आपको बाहर से किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में उस साइंटिस्ट ने यही किया कि 14 घंटे अगर हमारे बॉडी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कुछ फूड अगर नहीं डालते हैं तो हमारा सेलुलर लेवल पे क्लींजिंग शुरू हो जाता है। तो हमारे आचार्य ने तो यही बताया था कि किसी भी ज्वर में 7 दिन तक ज्वर मतलब किसी भी व्याधि में हमें सबसे पहले जो चिकित्सा है वो लंघन चिकित्सा करनी चाहिए। क्या ये उस ऑटोफेगी, मतलब उन्होंने ठीक है टर्म नहीं दिया, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल था वही था कि जब हम लघु आहार लेते हैं तो हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में आती है। तो अभी आपको ये मतलब मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये अग्नि का कॉन्सेप्ट क्या है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस में तो हर चीज आप वेस्टर्न मेडिकल साइंस के चश्मे से नहीं देखिए, क्योंकि जो आपकी फील्ड है उसका स्कोप बहुत बड़ा है ना। एक माइक्रोस्कोप या एक जो लेंस रहता है उसका जितना पावर होगा आप उससे उतना ही देख पाओगे। और विजन, अगर एरिया आपका आयुर्वेद का एरिया इतना डीप है कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस के चश्मे से अगर आप वो देखेंगे तो वो उस चश्मे की या उस लेंस की पावर नहीं है कि वो आपके जो डीप आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको वो समझ सके। तो अपनी साइंस को समझना है तो अपने ही कॉन्सेप्ट से समझेंगे, लेकिन हाँ उसके आपको बाकी जिसको कहते हैं कि एविडेंसेस आपको मिलेंगे वेस्टर्न मेडिकल साइंस में। तो वही मैंने ये जो अभी स्टोरी बताई इंटरमिटेंट फास्टिंग पे नोबेल प्राइज मिलने की, वो इसीलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि आपके जो साइंस में एक जो कॉन्सेप्ट अग्नि बताया गया है उसी पे सारा हेल्थ डिपेंडेंट है। आपको बस जरूरत है अपने दृष्टि से मतलब जो सिद्धांत बताया गया उस हिसाब से समझने की। देखिए आहार विधि विधान और आहार विधि विशेषायतन का कॉन्सेप्ट कितना डीप है कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आपका भाई न्यूट्रिशियस, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अगर वो बैलेंस है तो निश्चित रूप से उससे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। लेकिन आप बताइए एक ही घर में जो भी लोग रहते हैं वो सब लगभग एक ही तरह का खाना खाते हैं, लेकिन किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, ऐसा क्यों होता है? तब
ऐसा इसलिए होता है कि भाई उस ये फूड है उसका एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। हर एक की अपनी बॉडी डिमांड अलग होती है, तो उस बॉडी डिमांड को समझने के लिए हमारे आचार्यों ने आज से 5000 साल पहले भी इस लेवल के फूड कस्टमाइजेशन की बात की है, जो आज के भी इतने एडवांस मेडिकल सिस्टम होने के बाद अभी भी अभी इस पे रिसर्च हो रही है। ये कॉन्सेप्ट अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस में अभी डेवलप नहीं हुआ है, उस पे रिसर्च की जा रही है कई फ्रेगमेंट्स में। हम लोग देखेंगे उसको आगे।